हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और मैंने अपने चैनल पर जो NCERT पढ़ानी शुरू कर रखी है वो है PGT एस्टेट के लिए। और PGT एस्टेट में हमें 9th 10th 11th और 12th क्लास यानी कि हरियाणा बोर्ड में जो 9th 10th 11th 12th क्लास में हिंदी NCERT की बुक लगी हुई है वही आपके सिलेबस में दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्षितिज भाग 1 जो कि 9th क्लास की NCERT है। क्षितिज भाग 1, ठीक है। इसी का हम आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5। और अध्याय नंबर 5 का जो नाम है वो है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम बहुत ही बड़ा सा है और साथ में इसकी जो लेखिका है वो है चपला देवी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और चपला देवी, ये अध्याय जो है अध्याय नंबर 5 है। ये अध्याय नंबर 5 पढ़ने से पहले इसके जो लेखिका है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और मैंने पहले ही दिन बताया था, वैसे तो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि 9th क्लास की जो NCERT की बुक है उसमें जो कंटेंट दिया गया है यानी कि सभी पाठों के नाम और उनके लेखक के नाम उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने याद कर लिए होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको यही याद करना है कि इसकी जो लेखिका है वो चपला देवी है। और अध्याय नंबर 5 का जो नाम है वो है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो देवी मैना जो थी नाना साहब की बेटी थी। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि इस अध्याय का नाम ये है और इसकी लेखिका है चपला देवी। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको एक बात तीसरी और ये ध्यान रखनी है कि हिंदी की गद्य की ये किस प्रकार की विधा है, यानी कि संस्मरण है, कहानी है, रिपोर्टाज है, ये क्या कुछ है। तो ये क्या है, ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। यानी कि रिपोर्टाज जो शुरू में जब लिखना शुरू किया गया था तो उस तरीके की उसी सीक्वेंस में उसी श्रेणी में ये रचना आती है। यानी कि आप इसे रिपोर्टाज कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, यानी कि रिपोर्टाज कह सकते हैं आप इसे, रिपोर्टाज। अगर आपसे पूछे कि हिंदी की किस विधा के अंतर्गत आता है तो ये रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत आता है। तो 3 बातें तो मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार से एस्टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। और चपला देवी का जो ये जीवन परिचय है ये कुछ खास इसमें से प्रश्न शायद ना पूछे जाएं, लेकिन एक बार हम इसे जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम इस पाठ को बताएंगे और इस पाठ में थोड़ा सा मैं आपको बता ही देती हूँ। पहले चपला देवी के जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये आज की वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है, NCERT का अगर कोई स्टूडेंट है 9th क्लास का वो इसे देखता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे स्पेशल हम पढ़ा रहे हैं PGT एस्टेट के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करती हूँ आज की इस वीडियो लेक्चर की। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, और आदिकाल के बाद भक्ति काल, फिर रीति काल, और फिर आता है आधुनिक काल। और आधुनिक काल को फिर से हम 2 भागों में बांटते हैं। आधुनिक काल को फिर से हम 2 भागों में बांटते हैं, गद्य और पद्य में। तो पद्य जो मैंने पढ़ाया था उसका पहला काल भारतेंदु युग था और दूसरा जो युग था वो द्विवेदी युग था। दूसरा युग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी, ये मैंने खूब पढ़ाए हैं आपको। तो जो चपला देवी थी ना, ये जो लेखिका थी ये द्विवेदी युग की लेखिका थी, ठीक है। व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। व्यक्तित्व का मतलब इसके व्यक्तित्व के बारे में, किसके माता पिता, जन्म स्थान, जो कुछ भी है इसके बारे में। और कृतित्व का मतलब इसकी रचनाएं, इसके द्वारा लिखी गई रचनाएं, इनके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ से जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई तो आपसे प्रश्न ही क्या पूछा जाएगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। कह रहे कि कई सारे लेखक ऐसे होते हैं जिनका इतिहास में कई नाम नहीं होता लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिख जाते हैं, तो उन्हीं में से एक है चपला देवी। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला।
बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे अमृतोतार्ज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है। और इस पाठ को लिखने के पीछे का मतलब ये है कि ये कब लिखा गया था, जब आप सभी को पता है कि देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई थी। और अपने हरियाणा की बात करें तो ये अम्बाला में शुरू हुई थी सबसे पहले, और पूरे देश की बात करें तो मेरठ में स्टार्ट हुई थी 1857 के। और मेरठ के आसपास ये झांसी, ग्वालियर इत्यादि जगह पर ये खूब अच्छे अपने जोरों पर 1857 की क्रांति का प्रचार हुआ था, ठीक है, प्रसार हुआ था। तो इन्हीं में क्या था कि जब देश को बलिदान करवाने के लिए अनेक लोगों का बलिदान दिया गया, उसी में थी एक लड़की पुत्री यानी कि बालिका मैना। मैना का भी यहाँ पर लेखिका का यही मतलब था कि केवल बड़े बड़े जो देशभक्त हैं उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान नहीं दिया, जबकि कुछ एक ऐसे बलिदान भी हैं जो हमारी नज़रों में नहीं है लेकिन वो देश के लिए वास्तविक बलिदान कही जा सकते हैं। और इस पाठ को लिखने के पीछे लेखिका का ये भी मकसद है कि आने वाली पीढ़ियों को एक बार दिखाया जाए कि देश की स्वतंत्रता के लिए किस किस प्रकार से बलिदान दिया, किस किस ने बलिदान दिया, स्वतंत्रता हमें कितने कठोर प्रयासों से मिली है। ठीक है, तो ये कुछ इस पाठ को बताने का था। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि आपको एस्टेट के लिए पाठ का नाम, उसके लेखिका लेखक का नाम, और फिर उसमें हिंदी की किस प्रकार की विधा है, और फिर उसका उद्देश्य क्या है, तो ये मैंने आपको बताया था। और इसका उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से, ध्यान से सुनना, उस गौरवशाली किंतु विस्मृत मतलब जिस परंपरा को हम भुला चुके हैं, उस परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराना, कि यानी कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो किशोर पीढ़ी है, वो बस थोड़ा सा ऐसे डींगे मारने वाले ही देशभक्ति करते हैं। तो उन लोगों को दिखाना चाहती है आज की किशोर पीढ़ी को कि किस प्रकार से बलिदान दिया था देश के लिए। किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इस रचना को कहाँ से लिया गया है, जो हिंदू पंच के बलिदान अंक से, यानी कि हिंदू पंच नामक जो एक रचना है उसका बलिदान नामक अंक से लिया गया है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं कि हिंदी प्रारंभ में किस प्रकार से थी, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मतलब इसमें जैसा लेखिका ने लिखा वो वैसा कि वैसा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कोई लिपि, कोई मुद्रण होता है, जैसे जिस प्रकार से अक्षर आप देख रहे हैं ना प्रिंटेड, ये मुद्रण ही होता है। मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ताकि यहाँ से जो आने वाली पीढ़ी ये अंदाज़ा लगा सके कि हिंदी गद्य का जो प्रारंभ में विकास था वो किस प्रकार का था। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इस अध्याय की, और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जल्दी जल्दी इसे हम पढ़ते जाएंगे। तो अध्याय का नाम आपको याद कर लेना है, नाना साहब की पुत्री, नाना साहब की बेटी थी देवी मैना को भस्म कर दिया गया। मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि क्रूर अंग्रेजों ने 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो अंग्रेजों ने इतना भीषण अत्याचार लोगों पर किए कि एक निर्दोष नाबालिग बच्ची को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, बेसहारा लड़की को भी। ठीक है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता, मतलब 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता थे धुंधु पंत नाना साहब, कानपुर में असफल रहे। मतलब 1857 की क्रांति चरम पर थी, चारों तरफ फैली हुई थी, और कानपुर में ये जो क्रांति थी 1857 की क्रांति जो हमारे देशवासियों ने की थी, हमारे देशभक्तों ने की थी, तो ये क्रांति ना कानपुर में असफल सी होती लग रही थी। असफल का मतलब है कि जो हमारे भारतीय लोग थे वो थोड़े हारते हुए से दिखाई दे रहे थे और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। तो नाना साहब जो थे वो कानपुर में असफल होने, ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से असफल हो जाऊँगा। तो असफल होने पर जब भागने लगे तो वे, अगर वो वहाँ से नहीं भागते तो अंग्रेज उन्हें पकड़ के गिरफ्तार कर लेते। तो वे जल्दी से अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। मतलब इतनी आनन फानन में वो वहाँ से भागे कि अपनी बेटी को अपने साथ न ले जा सके।
देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहते थे। देवी मैना कहाँ रहती थी? मतलब नाना साहब का जो बिठूर में मकान था, जो महल था, उसी में उनकी बेटी रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद, मतलब जब विद्रोह का दमन कर दिया, मतलब क्या है कि 1857 की क्रांति हमारे देश में कई जगह जगह पर फैली हुई थी और अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, उस विद्रोह को दमन करने के लिए, दबाने के लिए, उस क्रांति को दबाने के लिए जगह जगह पर अपनी तरफ से आदमी भेज रहे थे। ठीक है। और अंग्रेजों ने जब इस विद्रोह का दमन करने के बाद, अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरी होता है बेसहारा, निरपराध होता है बेकसूर, मतलब बेसहारा और बेकसूर देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय, पाषाण मतलब जो पत्थर हृदय है, उसको भी एक द्रवीभूत मतलब पिघला कर रख देता है। मतलब जो अपने आप को ये कहे कि हाँ मेरा बहुत कठोर हृदय है, वो कठोर हृदय भी इस घटना को सुनकर एक बार पिघल जाएगा। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। ध्यान से सुनना है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद, यानी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने कानपुर में खूब भीषण हत्याकांड किया, मतलब काफ़ी हत्याएं की, काफ़ी मतलब लोगों को परेशान किया, मारा पीटा, ठीक है, मौत के घाट उतारे। उसके बाद अंग्रेजों का एक सैनिक दल बिठूर की ओर चला जाता है और बिठूर के महल में नाना साहब का महल था और बिठूर में ही वो लड़की थी, उस महल के अंदर। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। मतलब उनको नाना साहब से इतनी चिढ़ थी कि वो नाना साहब की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। मतलब नाना साहब भाग गए थे वहाँ से, तो वो उनके महल को भी नष्ट करने का निश्चय कर लेते हैं कि इस महल को भी नष्ट कर देंगे। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। देखो, जब उन्होंने तोपें गाड़ दी, आका भी इस महल को उड़ाया जाएगा, तब उस महल के बरामदे में वो मैना बैठी हुई थी। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी कि जिस सेनापति की ड्यूटी लगाई थी कि तुम्हें ये महल उड़ाना है, उस सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। मतलब उस महल को पहले लूटा गया था, जब उस महल को लूटा तब वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी थी, नहीं तो उसे वहीं पकड़ लेते। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसने कहा कि तुम मेरे महल को मत उड़ाओ। उसका करुणा मुख, मतलब दया वाला मुख, और अल्प वयस होता है उम्र, और अल्प मतलब कम, मतलब बहुत ही कम उम्र की, देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। मतलब वो जब उसके महल को उड़ाने की बात कर रहे थे, तोपें लगाई जा रही थी, तो वो लड़की मना कर रही थी, तुम इस महल को मत उड़ाओ। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे। मतलब उस लड़की ने इतने अच्छा उत्तर दिया कि क्या आप इस महल की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। सेनापति ने क्या कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। मतलब फिर सेनापति ने ये कहा कि तुम इस महल को क्यों बचाना चाहती हो। बालिका ने कहा, आप ही बताइए कि ये मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। मतलब उस लड़की ने सेनापति को कहा कि तुम्हारा क्या उद्देश्य, तुम्हें क्या मिल जाएगा इस महल को गिराने पर। तो सेनापति कहता है, ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है। मतलब जो विद्रोह कर रहे हैं, जो क्रांति भड़का रही हैं, उनमें से नाना साहब का ये मकान है, उसके रहने का स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है, मतलब इसे नष्ट भ्रष्ट कर देने की आज्ञा दी है। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। लड़की कहती है कि जिन्होंने आपके ऊपर गोलियां बरसाई, जिन्होंने आपके साथ लड़ाई की, जो जीवित लोग हैं, उनका तो दोष है, लेकिन ये जो मकान है, ये तो जड़ पदार्थ है, मतलब ये तो निर्जीव है, इसने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। लड़की कहती है कि मेरा तो उद्देश्य बस इतना ही है, क्योंकि उसमें उसका बचपन बीता था, उसमें पली बड़ी थी, तो कह रही कि मेरा इतना ही उद्देश्य है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए।
सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। मतलब सेनापति ने उसकी बात नहीं मानी और ये कहा कि ये मेरा कर्तव्य ही है, कि मुझे आज्ञा मिली है कि मुझे ये उड़ाना ही है, ये मकान मुझे गिराना ही है। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। वो मतलब जो सेनापति था उसका, ये अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था और अंग्रेजों का जनरल हे था, वो हे नाम था उसका। वो लड़की ने इतना भी बता दिया कि मैं आपको जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी, मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। उसने ये कहा कि आपकी लड़की जो मेरी थी उसमें, कन्या मेरी में और मुझ में, कह रहा कि आपकी लड़की और मैं यानी कि मैना, हम दोनों में बहुत ही प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी। कह रही कि आपकी बेटी मेरी उसका नाम था कि लगातार मेरे पास आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई। मतलब उसकी बेटी मर चुकी थी। सेनापति हे की बेटी का नाम था मेरी। कह रहा कि जब आपकी बेटी मरी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। उसकी एक चिट्ठी अभी भी मेरे पास है। वो ये सारी बात इसलिए बता रही है कि हो सकता है ये किसी तरीके से मेरे मकान को छोड़ दे। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए कि उसकी बेटी की चिट्ठी एक अभी भी इसने संभाल कर रख रखी है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। मतलब अब सेनापति ने उसे पहचान लिया कि ये नाना साहब की बेटी है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री, मेरी ही सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। कह रहा है कि मेरी सरकार का ऑर्डर है कि तुम्हारे इस महल को विध्वंस करना है, लेकिन फिर भी मैं आपकी रक्षा करने का प्रयास करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचते हैं। मतलब क्या पता सेनापति हे तो उस मकान को बचा देता, बचाने की सोच भी रहा था, लेकिन उसी समय जो उनका प्रधान सेनापति था जनरल आउटरम, वो आ जाता है और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया, और उसके ऊपर डांट पड़ती है। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आप देखो आउटरम से रिक्वेस्ट करता है सेनापति हे कि क्या आप नाना साहब के मकान को बचा सकते हैं। आउटरम कहता है, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे ने कहा, तो लॉर्ड कैनिंग को क्या था उस समय, गवर्नर जनरल था, को इस विषय का एक तार दे देना चाहिए। सेनापति ने कहा कि हम गवर्नर जनरल के पास एक तार भेज देते हैं, लॉर्ड कैनिंग के पास, कि हो सकता है वो इस मकान को बचा दे। आउटरम ने कहा, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि हमें यह महल भी विध्वंस करना है और नाना की लड़की को भी हमें गिरफ्तार करना है। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। मतलब वो मैना को ढूंढने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। मतलब इससे पहले भी उन्होंने महल की जासूसी की थी, लेकिन वो महल में नहीं मिली थी। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। देखो, लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जो जनरल थे उस समय, तो संध्या के समय उनका तार आता है और उसका मतलब क्या था। देखो, लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है, मतलब ये सारी बातें तार में लिखी हुई थी। लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। मतलब लंदन से ये आदेश आया है कि नाना साहेब के जितने भी निशान हैं, चाहे उसका घर हो, परिवार हो, उसके बच्चे हों, सबको मिटा दो। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर
तोप के गोले बरसने लगे, यानी कि महल पर तोपों और गोलों की बरसात होने लगी। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, और देखो फिर लेख छपता है अंग्रेजों के एक अखबार टाइम्स में। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। मतलब पूरे अंग्रेज लोग नाना साहब पर भड़के हुए थे। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। देखो इसका भी मजाक बना लिया, क्योंकि सेनापति हे ने कहा था कि नाना की कन्या को बचा लिया जाए। तो उस खबर के अखबार के बारे में बता रहा कि ये सारी खबरें उस दिन अखबार में छपी थी। हे के लिए निश्चय ये कलंक की बात है। देखो ये अखबार में छपी और सेनापति हे पढ़कर उसे कितनी लज्जा महसूस कर रहे होंगे। जिस नाना ने अंग्रेज नर जातियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा प्रार्थना की सेनापति हे ने, ऐसा उस अखबार ने बढ़ा चढ़ाकर छाप दिया। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। देखो कितने गलत तरीके से इस खबर को उन्होंने अपने टाइम्स ऑफ अखबार में उसमें छापा कि बालिका के सौंदर्य पर, जबकि उसके अंदर उस बालिका के अंदर उस सेनापति हे को अपनी बेटी का ही रूप दिखाई देने लगा था, इसलिए वो उस पर दया दिखाना चाहते थे। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। देखो ये पंक्तियां उस अखबार में निकाल दी गई कि जिस सेनापति हे से वो लड़की मिली है उसको उन्हीं के सामने, यानी कि सेनापति हे के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट मतलब जले हुए प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। भग्नाविष्ट मतलब ये जो जले हुए मकान की जो राख थी उसके ऊपर रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गई। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते थे। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओहो ये नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न दिखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी नहीं डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। मतलब उसको जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो ये कहती है कि मुझे थोड़ा सा समय और दिया जाए कि मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। ठीक है, पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। तो ये भाई थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे अभी तक एस्टेट में इस तरीके से बीच में से प्रश्न पूछा तो नहीं गया है। और क्या छपा था उस समय, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। देखो ये छपा, और जबकि उसे गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो ये था इस चैप्टर में। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने कितने सारे अत्याचार किए। और अब हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ है। तो मैंने ये पहले ही देख लिया है। तो ये रिपोर्टार शैली में लिखा गया है, बस इसमें और कोई एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके पेपर के लायक हो। ठीक है, मतलब अब आप ये थोड़े से शब्दार्थ देख सकते हैं। जैसे अल्पवयस्क मैंने बता दिया था, कम उम्र। भग्नावशिष्ट मतलब खंडर हो चुका था। इतिहासवेता इतिहास का जानकार। ये अनेक शब्दों में एक शब्द में आपके काम आ सकता है। ठीक है, और एक हमने बीच में पढ़ा था कि हिंदू पंच क्या था।
अपने समय की चर्चित पत्रिका हिंदू पंच का प्रकाशन 1926 में कलकत्ता से हुआ। इसके संपादक थे ईश्वरी दत्त शर्मा। हिंदू पंच जो एक पत्रिका थी वही है, और ईश्वरी दत्त शर्मा ने इसका प्रकाशन किया। 1930 में इसका बलिदान अंक निकला। 1926 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और 1930 में इसका बलिदान अंक निकला, जिसे अंग्रेज सरकार ने तत्काल जब्त कर लिया। चांद के फांसी अंक की तरह यह भी आज़ादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इस अंक में देश और समाज के लिए अपनी जान, ये उस समय बताऊं क्यों जब्त कर लेते थे, क्योंकि ये पत्रिकाएं ना ऐसे ऐसी बातें छापती थी कि हमारे साथ ये हुआ, तो उन्हें ये लगता था अंग्रेजों को कि ये पत्रिकाएं, ये समाचार ये लोगों को ज़्यादा भड़का देंगे, तो ऐसी बातों को ना वो जब्त कर लेते थे। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। और आज के इस अध्याय को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अध्याय नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं हम। टोटल नंबर गद्य खंड में जो है टोटल 5 ही अध्याय हैं, न 8 अध्याय हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसे पूरा कर ही देंगे। अध्याय नंबर 5 था ये। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।